सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम सभी आपके सिलेबस से संबंधित पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा का अध्ययन करेंगे और उस विचारधारा के सिद्धांतों का हम किस प्रकार से शिक्षा की दृष्टि में प्रयोग कर सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आदर्शवाद को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने भारतीय दर्शन की विचारधाराओं का अध्ययन किया है, सांख्य दर्शन का अध्ययन किया, योग दर्शन का अध्ययन किया, न्याय दर्शन की चर्चा हुई है, हमने वेदांत दर्शन पढ़ा, नास्तिक दर्शनों में हमने बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में चर्चा कर ली है। उसी श्रृंखला में हम सभी पाश्चात्य दर्शन की चर्चा करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। आदर्शवाद को सीधे पढ़ाना प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि संपूर्ण पाश्चात्य विचारधारा को कितने भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। तो उस दिशा में अगर हम बात करें तो पाश्चात्य दर्शन जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनका अगर हम वर्गीकरण करने का प्रयास करें तो उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य और समकालीन। ऐसा कोई बहुत विशेष नियम नहीं है इसी तरीके से बांटने का, परंतु समय के आधार पर इनको इस रूप में बांटा जा सकता है। प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं में हम आदर्शवाद को रखते हैं, यथार्थवाद को रखते हैं, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का बात होगी। आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद किसे कहते हैं, प्रकृतिवाद की अवधारणा क्या है और प्रयोजनवाद किन सिद्धांतों में विश्वास करता है, इन सभी की चर्चा हम क्रमवार अपने सिलेबस में करेंगे। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा प्रयोजनवाद के पश्चात किसी नई दार्शनिक विचारधारा के आने में थोड़ा सा समय लगा, तो उस आने के बाद मध्य, जिसे हम कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इसे समकालीन भी कहा जाता है, परंतु हम अपने अध्ययन की दृष्टि से इसे मध्य समय कहते हुए हम उस समय में अस्तित्ववाद की चर्चा करेंगे और मार्क्सवाद के बारे में आपको बताएंगे। इसी श्रृंखला में अत्यंत आधुनिक या कहें कि सबसे नवीनतम दार्शनिक विचारधाराओं की यदि चर्चा होगी जिन्हें हमने समकालीन में रखा है, तो वहाँ हम तार्किक विश्लेषणवाद, तार्किक सापेक्षवाद और तार्किक अनुभववाद के बारे में पढ़ेंगे। तार्किक विश्लेषण, तार्किक सापेक्ष और तार्किक अनुभववाद कुछ और नहीं, अलग से कोई नई विचारधारा नहीं बनती है, बल्कि यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के ही कुछ नवीनतम स्वरूप के रूप में इनका प्रस्तुतिकरण है। किस प्रकार से, सिलेबस पढ़ते हुए हम सभी देखेंगे। जब भी कभी हमें इन पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ना होगा तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम पढ़ते समय उस पर्टिकुलर फिलॉसफी की हम डिटेल मीनिंग समझेंगे, आखिर उस शब्द का अर्थ क्या है। उसके पश्चात देखेंगे कि आखिर उस विचारधारा का जनक कौन है उस विचारधारा का प्रवर्तक जो समाज में अपने विचार रूप में लेकर के आया। अब उस विचारधारा के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत क्या हैं, चलित जो मान्यताएं हैं उनके विपरीत है या उनसे समानता है या उनमें कुछ संशोधन है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फिलॉसफी समझेंगे कि आखिर उस प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के आधार पर हम शिक्षा के किन सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग हमारा क्या होगा, शिक्षक की अवधारणा उस पर्टिकुलर फिलॉसफी के आधार पर क्या होगी, अनुशासन क्या है, स्कूल की अवधारणा उस पर्टिकुलर फिलॉसफी में क्या कहती है। इस आधार पर ही हम सभी फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आदर्शवाद बताना मैं आपको प्रारंभ करता हूँ। आदर्शवाद क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है और इसको प्राचीन के साथ साथ हम प्राचीनतम विचारधारा भी कह सकते हैं। यदि हम समय की बात करें तो आखिर ये कब का समय होगा, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य पाश्चात्य संदर्भ में, आप बात को समझ गए ना। हमारे भारतीय दर्शन जो हैं उनको हमने अलग, षड दर्शन और 3 हमारे नास्तिक दर्शन, उनकी अलग श्रृंखला है और पाश्चात्य दर्शन की अलग श्रृंखला, जिनके बारे में मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अच्छा भाई,
तो ये जो बात है, आदर्शवाद जो है, आइडियलिज्म जो है, यह पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कही जाती है। माना जा सकता है इसका समय तब का हो सकता है जब से मनुष्य सभ्य होना प्रारंभ हुआ होगा, सामाजिक जीवन प्रारंभ किया होगा जीना। तो जब समाज में आदमी रहेगा तो समाज में रहने के लिए कुछ नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति सामाजिक रूप से रह सकता है। एकाकी जीवन तो व्यक्ति किसी प्रकार से भी जंगल में जब अलग अलग तरीके से रह सकता है, परंतु जब व्यक्ति समाज में आएगा, सामाजिक जीवन व्यतीत करेगा, तब उसे कुछ नियमों, सिद्धांतों और मान्यताओं को मानकर ही अपने सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से जिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये काफ़ी प्राचीनतम विचारधारा है पाश्चात्य दर्शन की। अब क्या है भाई ये शब्द, और इस शब्द का अर्थ हमने कहा द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर फिलोसफी देखेंगे। तो हम अगर शब्द का अर्थ देखें, चूँकि यह पाश्चात्य विचारधारा है, तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसको हमने आइडियल का अर्थ हिंदी लगाया आदर्श, और इज्म का अर्थ हमने लगाया विचारधारा या वाद, जिसे हमने आदर्शवाद कह दिया। अच्छा, आप एक बात और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि प्रत्येक विचारधारा किसी न किसी महापुरुष के मस्तिष्क की उपज होगी। इसीलिए कहा गया कि जब से मनुष्य सभ्य हुआ, और सभ्य होने के बाद जब से उसने चिंतन करना प्रारंभ किया, तब से इस विचारधारा के रूप में माना जाता है। ठीक है, फिलहाल सुकरात और इसको हम प्लेटो के समय से ही इसको लेकर चलते हैं। तो फिर भी ये क्या है कि सुकरात के समय के ग्रंथों में बहुत हमें प्रामाणिक जानकारी तो नहीं प्राप्त हो पाती, परंतु प्लेटो के जो ग्रंथ हैं और जितने भी विद्वान या महापुरुष व्यक्ति आएंगे वो ग्रंथ जरूर लिखते हैं, और उनकी जो विचारधाराएं होती हैं वो ग्रंथ रूप में ही समाज के पास सामने आती हैं। कुछ के विचारधाराएं ग्रंथों तक ही सीमित रह जाती हैं, पुस्तकों तक ही सीमित रह जाते हैं, वो समाज में नहीं आ पाती हैं, परंतु जिनके विचार पुस्तकों के साथ साथ समाज में भी फैल जाते हैं, वह एक बड़ी विचारधारा का रूप लेकर सामाजिक परिवर्तन में बड़ा कार्य करते हैं। चलिए भाई, तो हमने देखा कि ये शब्द कहाँ से आया। ये आइडियलिज्म अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका वर्णन प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। क्या कहा? तो थ्योरी ऑफ आइडियाज में क्या कहा गया है? कहा गया कि ये जो संपूर्ण सृष्टि और विचार आप देख रहे हो, इस पूरे सृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों तथा विचारवाद की है। जिस प्रकार से हमने जब भारतीय दर्शन पढ़ा था तो कहा था कि जो संपूर्ण सृष्टि है, वह संपूर्ण सृष्टि की अंतिम सत्ता कौन है? पार ब्रह्म है या ब्रह्म है। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द के लिए या आत्मा शब्द के लिए विचार शब्दों का प्रयोग कह सकते हैं कि किया गया है। एक उसमें अगर हम समानता लाने का प्रयास करें तो ठीक है, अल्टीमेट पावर कौन है? तो हमने कहा था ब्रह्म है, तो ये कह रहे हैं विचारों की सत्ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस आधार पर आदर्शवाद को विवेकवाद, विचारवाद या प्रत्ययवाद या बुद्धिवाद भी कहा जाता है। अब यही बात आएगी कि प्लेटो के बाद से तमाम लोग अपने अपने हिसाब से इसके एक्सप्लेनेशन देंगे विचारों की सत्ता के बारे में, यह प्रकृति की सत्ता के बारे में। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आदर्शवादी जितनी भी विचारधाराएं हैं, तो आदर्शवाद, अच्छा अगर आप सामान्यतः इसको अभी तक न समझ पाए हो तो एक और उदाहरण छोटा सा मैं देकर के आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आदर्श माने क्या होता है। आदर्श कोई विचार होता है, आदर्श हमारा कोई व्यक्ति होता है, आदर्श कोई परिस्थिति होती है। उस विचार के आधार पर हम जीवन जीते हैं, उस व्यक्ति के आचरण को हम अपने आचरण में शामिल करते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब को हम अपने संपूर्ण परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, वह आदर्श की स्थिति कहलाती है। यानी ये सारे जो लोग होंगे वह पूर्व में वर्णित मूल्यों और सिद्धांतों और नियमों को मान्यता देंगे और उन पूर्वजों की मान्यताओं के आधार पर चलने का प्रयास करेंगे। कैसे? आपको एक छोटा सा अगर उदाहरण अपने विद्यालय में देखें तो कुछ एक ऐसा विद्यालय जिसमें बाकायदा ड्रेस
है बच्चों की कि बच्चे जब आएंगे तो एक निर्धारित समय पर आएंगे, निर्धारित वेशभूषा में आएंगे, निर्धारित स्थान पर एकत्रित होंगे पूर्व में, और एकत्र होने के पश्चात अपनी अपनी कक्षाओं में, क्लासरूम में जाकर बैठ जाएंगे। ये जो नियम फॉलो हो रहा है, इसको हम आदर्शवाद कह सकते हैं। इतने नियम का पालन हम आदर्शवाद कह सकते हैं कि हमारा एक नियम सेट है कि हम फला वेशभूषा में भी आए, कोई भी कपड़े पहन कर नहीं आ सकते। कई ऐसे स्तर आ जाते हैं जहाँ पर हम ड्रेस की छूट देनी पड़ती है। विश्वविद्यालयों के स्तर पर जब बात आती है तो बच्चे कोई भी ड्रेस पहन करके आते हैं, लेकिन जब एक ऐसा समय रहता है तो वहाँ पर हम कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, तो उन्हें हम आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको किस प्रकार से कहा गया है, और यही मूल जो आपने अगर समझ लिया कि स्थापित नियम मूल्य सिद्धांत को मानना यहाँ पर आदर्शवाद कहलाता है। तो इसको किस किस और नाम से जानते हैं? विवेकवाद के नाम से जानते हैं, विचारवाद के नाम से जानते हैं, प्रत्यय या बुद्धिवाद के भी नाम से जानते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो का नाम आता है, परंतु आपको अगर पूछा जाएगा कि प्रवर्तक कौन है, तो आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक प्लेटो हैं, यथार्थवाद के अरस्तु हैं, प्रकृतिवाद के रूसो हैं, और प्रयोजनवाद के कौन हैं? आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, चलो भाई, फिलहाल यहाँ पर प्लेटो का नाम आता है। अन्य दार्शनिकों में कमेनियस, पेस्टोलॉजी, कांट और फ्रोबेल का भी नाम आता है। आधुनिक समय में अब ये जो अन्य लोग हैं उनका क्या योगदान है? उनका योगदान ये है कि प्लेटो का समय तो काफ़ी पहले का है, परंतु आधुनिक समय में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले पाश्चात्य दार्शनिकों में किनका नाम आता है जिन्होंने आदर्शवादी विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया? उसमें स्विट्ज़रलैंड के पेस्टोलॉजी आते हैं, जर्मनी के हर्बार्ट और फ्रोबेल का नाम आता है, इंग्लैंड के नन का नाम आता है, नन जो मिशनरीज थे, इटली के जेंटिले और अमेरिका के हॉर्न महोदय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंग्लैंड के नन, ये टीपी नन साहब हैं। ठीक है, चलिए, तो भारतीय आदर्शवादी, अब ये तो हो गए पाश्चात्य आदर्शवादियों के नाम। भारत में भी जब ये विचारधारा आई और इस विचारधारा के समर्थक कौन लोग हुए, कह सकते हैं अपने विचारों में, जिनके विचारों में हमें आदर्शवादी विचारों का झलक मिलती है, तो वह भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है, महर्षि अरविंद का नाम आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम आदर्शवादी दार्शनिकों में लिया जाता है। लेकिन आप एक बात समझने का प्रयास करिएगा, हमारे भारतीय जितने भी दार्शनिक हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सभी दार्शनिक जो उनकी कुछ कुछ विचारधाराएं आदर्शवाद से, किसी भी एक विचारधारा से उन्होंने बहुत बंधने का काम नहीं किया। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विचारधारा का प्रयोग करके हम अपने संपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। जिस प्रकार से हमने जैन दर्शन में, अगर मैंने आपको नए सिद्धांत या स्यादवाद पढ़ाया था, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो सापेक्ष है या प्रसंग पर निर्भर है, एक परिस्थिति तक ही सीमित ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आप बहुत अधिक स्थायी होकर मानकर चलें, इससे आपको समस्या होगी। प्रत्येक परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। इस आधार पर अगर आप चलते हैं तो बहुत सरलता से आप जीवन को जी सकते हैं। चलिए भाई, तो इनका नाम आ गया। अब क्या है इसकी मूल मंत्र क्या कहता है? मूल दार्शनिक सिद्धांत इसका यह है कि आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा, प्रश्न आ चुका है आपका, वस्तु की अपेक्षा विचारों, वस्तु जो सामने दिख रही है उसकी अपेक्षा विचारों, भाव तथा आदर्श व मन के महत्व को स्वीकार करता है। क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी दार्शनिक विचारधारा वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देती है? तो वो आदर्शवादी विचारधारा। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वस्तु की अपेक्षा मन को, या वस्तु की अपेक्षा आदर्श को, या वस्तु की अपेक्षा भावों को अधिक महत्व देता है। वह कौन सी विचारधारा है? दार्शनिक विचारधारा, उसे हम आदर्शवाद कहते हैं। तथा प्रकृति की अपेक्षा मानव को तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करती है। ये आदर्शवादी विचारधारा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकार की सत्ताएं स्वीकार की गई हैं, प्रकृति और आध्यात्मिक सत्ता और
प्राकृतिक सत्ता, दोनों प्रकार की सत्ता स्वीकार की गई है, परंतु आध्यात्मिक सत्ता को अधिक महत्व दिया गया है। इसी आधार पर हम अपने भारतीय दर्शन से इसको जोड़ सकते हैं, वेदांत दर्शन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप आदर्शवाद पढ़ने जा रहे हैं तो आपको भारतीय दर्शन का ज्ञान अगर है, अगर आपने उसको पहले से पढ़ रखा है, तो आदर्शवाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, अतः विचारवाद या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की, इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना या मन की अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से हमारा जो हम जितना जान पाए हैं वही हम इस सृष्टि को एक्सप्लेन कर पाए हैं, वही उसी रूप में हम इस जगत को जान पाते हैं। ठीक है, तो विचार, चेतना और मन की अभिव्यक्ति है। क्या कह सकते हैं कि सृष्टि का जो सार तत्व है, मूल जो है वो जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है, सृष्टि का जो मूल सार तत्व है वह चेतना है। तो चेतना किसमें है? चेतना मानव में मानी जाती है और नैतिक प्रत्यय को आदर्श भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे नैतिक प्रत्यय हैं, जो मोरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम आइडियल भी कहते हैं। और आइडियल के लिए अगर हम कहें तो क्या है, तो आइडियल फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि वो वर्तमान में विद्यमान नहीं है। वर्तमान की जो स्थिति है उस स्थिति से अधिक मूल्यवान है। आदर्श का हम अनुकरण कर सकते हैं और आदर्श के आधार पर हम वास्तविक स्थिति का मूल्य जानने के लिए हम आदर्श को मापक के रूप में रख सकते हैं। और आदर्श के प्रत्यय में ही मूल्य का प्रत्यय भी हमारा निहित है। तो इस प्रकार से आदर्श का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है, जिसके बारे में ये कुछ भ्रांतियाँ बताई गई और भ्रांतियों के आधार पर उनका अर्थ बताने का प्रयास किया गया। प्लेटो महोदय जिनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ से आदर्शवाद की या आइडियलिज्म की हम उत्पत्ति मानते हैं, वो क्या कहते हैं, तो प्लेटो के लिए अफलातून शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जान लीजिए। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार प्रत्यय या आदर्श ही वास्तविक अस्तित्व रखते हैं, दृष्ट वस्तुओं का अस्तित्व तो छाया मात्र है। तो इस प्रकार से इनकी इस लाइन से अगर हम रिजेम्बलेंस करें भारतीय दर्शनों का, तो यहाँ पर प्रत्यय और आदर्श को हमने यहाँ पर ब्रह्म कहा है, इन्होंने इसके लिए यहाँ पर शब्द आदर्श, मन या विचार या चेतना शब्द का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, जो दृष्ट वस्तुएं हैं वो सिर्फ उनका, हमारे विचारों का या आदर्श का छाया मात्र है। अरस्तु क्या है? आदर्श वास्तविकता का आरंभ नहीं अपितु अंत है। इस प्रकार से अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, उनको हम लोग और आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर मैंने कहा कि आदर्शवाद को जिस प्रकार से लोगों ने समझा और उसे एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के कारण आगे जाकर के समाज में नई नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। अब आप ये जो मैं आपको आदर्शवाद के रूप बताने जा रहा हूँ, इन आदर्शवाद के रूप, ये मूल आदर्शवाद ना होकर के इनका डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये मूल से थोड़ा सा अलग होंगे। और जब, जैसे हमने कहा कि हमारे वेदों में जो बातें ग्रंथित थी उसको हम और अच्छे से समझाने के लिए हमने उपनिषद का लाया, उपनिषद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फिर स्मृति सूत्र, इस तरीके से तमाम उस पर ग्रंथ लिखते ही चले गए और आगे भाष्य के रूप में बातें चली आई। तो इसी प्रकार से अगर आप आदर्शवाद की बात करें, या जो मूल ग्रंथ थे थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और अन्य ग्रंथ जो प्लेटो के हैं, ठीक है, द रिपब्लिक भी है, इस तरीके से, तो ये जो पुस्तकों के आधार पर या इस विचारधारा के आधार पर अन्य उसी में से मिलती जुलती जो विचारधारा बनेंगी, उन्हीं से आगे कई सारे और नई विचारधाराओं का जन्म होगा। यही नहीं जो मैं यहाँ पर नैतिक आदर्शवाद या आपको बहुतत्व आदर्शवाद, इन बातों के आधार पर नवीन विचारधारा का, मतलब आदर्शवाद से अलग विचारधाराओं का भी जन्म होगा, क्योंकि ये मूल नहीं होंगी। जब मूल नहीं है तो इनमें कोई ना कोई कमी होगी। ठीक है, और कमी के आधार पर ही नए लोग अपनी बात को रखेंगे। ठीक, तो पहला रूप हम देखते हैं कि विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले नैतिक आदर्शवादी कहलाते हैं। लाइबनीज इस जगत में प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो इसे मोनाड्स या चिद बिंदुओं की सत्ता से स्वीकार करते हैं। इसीलिए जिसे हम अनात्मवाद का सिद्धांत कहते हैं,
लेबनीज अपने शब्दों में उसे बहुतत्ववादी आदर्शवाद कहलाता है इनके यहाँ। अगर हम बर्कले की बात करें तो वस्तु का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा से होती है, या यहाँ पर मन का शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसे आत्मनिष्ठ आदर्शवाद कहा गया। कांट की अगर हम बात करें तो कांट ने आत्मा के स्थान पर बुद्धि का, जो हमारी रीजनेबल इंटेलिजेंस है, उसे वस्तु के ज्ञान का आधार बताया। देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा अंतर होता चला आ रहा है, ठीक है। तो कांट महोदय जो हैं उन्होंने कहा कि मन के स्थान पर जो हमारी बुद्धि है उसके आधार पर ही हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए हमने इसे बुद्धिवाद नाम दे रखा है। इन सब के विपरीत जो एक हीगल महोदय हैं, हीगल महोदय के आधार पर ही ये बात आप समझ लीजिएगा कि मार्क्सवाद और आगे जो अस्तित्ववाद का जन्म होगा वो इनकी विचारधाराओं के एंटी विचारधारा के रूप में विकास होगा इनका, ठीक है। तो इन सब के विपरीत हीगल जो द्वैतवादी हैं, उन्होंने आत्मा और वस्तु दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करने का प्रयास किया है फिलहाल, और इसमें से इन्होंने आत्मा वाली जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे ज़्यादा महत्व दे रखा है, इसीलिए इन्हें निरपेक्ष आदर्शवादी कहा जाता है, हीगल महोदय को, ठीक है। इस तरीके से आपने अभी तक क्या देखा, आदर्शवाद का मूल अर्थ क्या है, कितने रूपों में इसका विकास हुआ वो आपने देखा। अगर विद्वानों की परिभाषाओं की हम बात करें जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उसी दृष्टि पर अगर हम कहें तो डॉक्टर DM दत्ता की एक परिभाषा है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, ये DM दत्ता महोदय ने कहा। और JS रॉस की एक परिभाषा आती है, वो कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, ऊपर आपने देख लिया, परंतु उन सब का आधारभूत तत्व यह है कि संसार का सभी जितने भी आदर्शवादी रूप हैं वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि संसार का उपादान कारण मन या आत्मा है, और वास्तविक सत्ता जो है वो, या वास्तविक स्वरूप जो है वो मानसिक स्वरूप का है। इस प्रकार से विद्वानों के मत हम सभी ने देख लिए। अब प्रमुख सिद्धांतों की अगर हम चर्चा करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। तो आदर्शवादी क्या मानते हैं, आदर्शवादी मानते हैं कि संपूर्ण जगत के दो रूप हैं, टू फॉर्म ऑफ होल वर्ल्ड, कहते हैं कि ये जो जगत है इस जगत में एक सत्ता भौतिक जगत की है और दूसरी सत्ता आध्यात्मिक जगत की है, परंतु ये जो आध्यात्मिक सत्ता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा विचार क्या कहते हैं कि वस्तु या पदार्थ जो है उस जो सामने हमें दिख रही है इसकी अपेक्षा विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो अपने पूरी तरीके से लाइन में कह रहे हैं, कथन में क्या कह रहे हैं, विचार अंतिम और सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। विचार क्या हैं, अंतिम हैं और यही सब जगह उपलब्ध हैं, यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को रूप प्राप्त हुआ है, इन्हीं से पूरे ज्ञान का विकास हुआ है। तो वस्तु और पदार्थ की अपेक्षा कौन महत्वपूर्ण है, विचार महत्वपूर्ण है। इस जड़ प्रकृति की अपेक्षा कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रस्क महोदय लिखते हैं कि इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किसने किया है, स्वयं मनुष्य ने किया है, अर्थात समस्त नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं का ही फल हैं। ठीक है, तो ये जो सब आप देख रहे हो सब ये मनुष्य का ही किया गया। तो जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत है। आध्यात्मिक मूल्यों की यहाँ पर स्वीकारता है। कौन कौन से आध्यात्मिक मूल्य हैं ये विशेष महत्वपूर्ण है। कौन से हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम ये मूल्य ईश्वर के साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है। सत्य, जो बातें सत्य ही शिव है, और जब आपको सत्य पता चल जाएगा वही शिव है। शिव माने वही सब जगह सार्वभौमिक है, और तब आपको सभी सृष्टि सुंदर लगने लगेगी। यही मूल इनका आध्यात्मिक मूल्य है जो ईश्वर के साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है, और यही मूल्य शाश्वत हैं, दैवीय हैं, यही स्थायी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, निरंतर सब जगह सबके लिए एक जैसे हैं और सर्वव्यापी हैं। तो आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत है। मन के महत्व का सिद्धांत प्रश्न आ चुका आपकी परीक्षा में कि वह कौन सा
दार्शनिक विचारधारा है जो जगत का आधार मन को मानता है, तो आदर्शवाद जगत का आधार मन मानता है। मन के माइंड के महत्व का सिद्धांत यहाँ पर है कि बाह्य जगत की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष महत्व दिया गया है। डॉक्टर सिन्हा लिखते हैं जगत का आधार मन है। क्वेश्चन आ चुका है स्पष्ट रूप से कि जगत का आधार क्या है, मन कौन सी दार्शनिक विचारधारा मानती है, तो आदर्शवाद मानता है। कहा किसने है? डॉक्टर सिन्हा ने कहा। जीवन को हम रासायनिक और भौतिक शक्तियों में नहीं घटा सकते। जो रासायनिक और भौतिक शक्तियां हैं इसी में हम नहीं घटा सकते, क्योंकि आगे प्रकृतिवाद और इस तरीके से जो विचारधाराओं का जन्म होगा वो मनुष्य को एक यंत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है। भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन है कि तमाम लोग अलग अलग हैं, लेकिन उसमें उनको एक जगह पर लाने वाला कौन है? तो कहते हैं कि संसार के समस्त वस्तुओं की विभिन्नता में एकता निहित है। और वह कैसे निहित है? इस एकता का आधार है ईश्वर। ईश्वर रूपी एकता सभी वस्तुओं की भिन्नता में एकता लाती है। ईश्वर रूपी एकता के द्वारा ही वस्तु की समस्त वस्तुएं संचालित होती रहती हैं। और इस प्रकार से ऐसे सिद्धांत का वर्णन आदर्शवाद में किया गया। ठीक है। अब हम इन आदर्शवादी सिद्धांतों, मान्यताओं, विचारों को शिक्षा के जगत में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करके हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करें। कहा गया कि शिक्षा आदिकाल से ही विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित होती चली आ रही है, किंतु इस पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी विचारधारा का पड़ा है तो सबसे अधिक प्रभाव हमें आदर्शवाद का देखने को मिला। अब आदर्शवादी विचारधारा को शिक्षा में लाने वाले कौन लोग हैं? तो कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल का नाम हम सभी ने पढ़ा है, प्लेटो का भी नाम आता है। क्या मानते हैं आदर्शवादी? शिक्षा को क्या मानते हैं? हम सभी जानते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षा। तो इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आदर्शवादी क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक चेतना अथवा बौद्धिक प्रक्रिया है जो कि बालक के सद्गुणों का विकास करके उसे एक प्राकृतिक प्राणी, जब वो नंगा पैदा होता है, ठीक है, प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाती है। सांस्कृतिक परंपराएं और ज्ञान इस क्रिया को, अब ये कैसे बनाएंगे प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी? तो जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक ज्ञान है, वह इस क्रिया को संपन्न कराने में साधन का कार्य करता है। अब शिक्षा के द्वारा ही बालक को अपने बारे में जानकारी, आत्म अनुभूति करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब वह स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त रहता है तब उसके चरित्र निर्माण में वह ज्ञान, आत्मानुभूति का ज्ञान उसके चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। दो होते हैं उद्देश्य, एक होता है आत्मानुभूति और एक होता है आत्म अभिव्यक्ति, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों में आता है शिक्षा के। तो आत्मानुभूति यानी स्वयं के बारे में जानना, आत्म अभिव्यक्ति मतलब जैसा हम चाहें वैसा हम करना शुरू कर दें, तो वो जो है वो सामाजिक रूप से आत्म अभिव्यक्ति की जो धारणा है वह सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकती, परंतु व्यक्तिगत उद्देश्यों, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों में हम आत्म अनुभूति की जो धारणा है उसको सामाजिक रूप से स्वीकार मान सकते हैं। ठीक है। तो गुरु जो है वो शिष्यों को आत्म अनुभूति, स्वयं के बारे में जानकारी कराने का अवसर प्रदान करता है और शिक्षा इस प्रकार से द्विध्रुवों के बीच चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरी ध्रुव पर शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक कौन होता है? जो बालक की मूल प्रकृति का, ठीक है, जिस प्रवृत्ति के साथ बालक ने जन्म लिया है उस मूल प्रवृत्ति का शोधन करता है और उसका मार्गांतरीकरण करके उसे शाश्वत मूल्यों और आदर्शों से अवगत कराता है। छात्र कौन है? जिसकी मूल प्रकृति का रिफाइन होना है, जिसका परिष्कार होना है, या जिसको मांझना है, धुलना है जिसके मूल प्रवृत्ति का। और यह काम कौन करेगा? शिक्षक करेगा आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। अब हम देखें एम ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पर आदर्शवादी शिक्षा अगर आप लेकर चल रहे हैं अपने विद्यालय के, अगर आप प्रबंधक हैं या प्रिंसिपल हैं और आपकी विचारधारा आदर्शवादी है, तो आप किस प्रकार के बालकों के निर्माण चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ये पढ़ाकर बच्चों को किस प्रकार से विकसित करें, तो आप इस तरीके से ये उद्देश्य आपके हो सकते हैं। इनका मानना है कि आदर्शवादियों के अनुसार
मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा और परमात्मा के चरम लक्ष्य को मानना है। अब जब अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को प्राप्त करना है, तो ये जो भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, उनको मात्र साधन समझने की ही योग्यता का विकास किया जाए, इन्हीं को साध्य ना मान लिया जाए, इन्हीं को सब कुछ, भौतिक सुखों को ही सब कुछ ना मान लिया जाए। ऐसी जानकारी हम अपनी शिक्षा के माध्यम से देने के प्रयास करेंगे। और यह कब होगा? इसी को हमने आत्मानुभूति, या इसी को हमने आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, या हमने इसी को ईश्वर की प्राप्ति, या इसी को हमने परम आनंद की प्राप्ति कह रखा है। और जब आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानने के लिए आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य को 4 सोपान का, जो 4 स्टेप हैं, उनको पार करना होता है। कौन कौन से? प्रथम सोपान है प्राकृतिक स्व। पहले तो आपने कहा प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाना है, तो उस प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी जब बनाओगे तो 4 स्टेप आएंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदर्शवाद में आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानने के लिए आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य को कितने सोपान को पार करना होता है? तो 4 सोपान को। या मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाने के लिए कितने स्टेप या कितने सोपान आदर्शवाद के अनुसार बताए गए हैं? तो 4 सोपान बताए गए हैं। पहला प्राकृतिक स्व, मनुष्य में असीमित शक्तियाँ एवं क्षमता होती हैं। दूसरा क्या होता है? जब वह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और का पालन करना प्रारंभ कर देता है। असीम शक्ति है, बच्चा छोटा है तो वह किसी प्रकार से नंगा भी घूमता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो भी मनाता है वो करता है, उसमें और तमाम क्रियाकलाप करता है। धीरे धीरे जब उसमें बालक के विकास की बात हो रही ना, यहाँ पर जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है तो वो समाज के नियमों को स्वीकार करता हुआ आगे व्यवहार करना प्रारंभ करता है। तो जब वह इस तरीके से आगे बढ़ता है तो तीसरा जो स्टेप आता है वह कहलाता है मानसिक स्व। यह वह स्थिति है जब मनुष्य का व्यवहार जो है सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति से नियंत्रित न होकर उसकी बुद्धि और विवेक से नियंत्रित होता है। जब मैंने आपको यहाँ पर नैतिक विकास पढ़ाया था मनोविज्ञान में, तो धीरे धीरे बताया कि बालक का जब आयु बढ़ती चली जाती है तो धीरे धीरे उसको माता पिता के द्वारा और तमाम समाज के लोगों के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, और नैतिक रूप से वह हम अच्छा बनने के लिए, अच्छे व्यवहार करने के लिए, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह अच्छे ही व्यवहार करता है। और शुरू में तो उसे मार पिटाई खानी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है बालक वैसा ही व्यवहार करना उसके स्वभाव में आ जाता है। तो इस प्रकार से बालक समाज इसे स्वीकार करता, परंतु उसका मस्तिष्क जिस व्यवहार को स्वीकार करता है उसे वो आज धारित करना प्रारंभ करता है, और मस्तिष्क भी वही व्यवहार फिलहाल एक्सेप्ट करेगा जो समाज द्वारा स्वीकृत होंगे, ठीक है। और तीसरा आध्यात्मिक स्व। वैसे जरूरी नहीं कि जो समाज द्वारा स्वीकृत नियम हो वो मस्तिष्क को मान्य हो, परंतु अधिकतर समानता होगी, ठीक है। अंतिम सोपान जब आया आध्यात्मिक स्व जिसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने बौद्धिक स्व से नियंत्रित होने लगता है तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि ये सब दुनिया जो है वो एक गाना है ना कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, हाँ। तो वो ये समझ जाता है कि आखिर ये झंझट, ये जब ये जो पूरे बवाल है ये किस लिए है, ठीक है। जब हमें आखिर में आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति में ही पूरा जीवन लगाना है तो हम अपने कार्य व्यवहार के कुछ समय और दिन निकाल करके हम उसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर के मनन चिंतन श्रवण मदन निधिध्यासन में भी लगाएं। उस आधार से जब बालक बौद्धिक स्व से नियंत्रित होने लगता है तो धीरे धीरे वह आध्यात्मिक स्व को ये क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। प्राकृतिक स्व का मतलब हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण है। आदर्शवादी व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, उसमें निहित विभिन्न सर्वोच्च शक्तियों क्षमताओं का प्रकटीकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर ले जाने को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। अगर हम प्राकृतिक स्व, अब वो तो आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट था, प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी। अब फिलहाल हम यहाँ पर सत्संग तो नहीं विद्यालय में प्रारंभ करेंगे, लेकिन प्राकृतिक स्व के रूप में हम जानते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण करेंगे। किस प्रकार से भौतिक शरीर की अपेक्षा आत्मा पर विशेष महत्व होता है, इसलिए आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य
आत्मा का बोध है। इस प्रकार से हम तमाम व्यवस्थाएं कराएंगे। ठीक है, आत्म अनुभूति के लिए आत्म प्रकाशन भी आवश्यक है। बालक को विभिन्न अवसर दे करके उसके अंदर की योग्यता क्षमता के विकास के बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक स्व जो है उसे हम आत्म अनुभूति के ज्ञान के रूप में विद्यालय में देख सकते हैं। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसके समस्त आदर्शों, कृत्यों और आध्यात्मिक चेष्टाओं पर आधारित होती है। जितना भी बुद्धि विवेक है उसके जो आदर्श आपने जो आपका आदर्श है, जो आपका कृत्य है, जो आपके आध्यात्मिक चेष्टा है, वही आपके आधार बन जाते हैं। ठीक है, बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के सत्य असत्य, शिव अशिव और सुंदर असुंदर में भेद नहीं किया जा सकता और सत्यम शिवम की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए आत्म अनुभूति से हम वास्तविक सत्य का ही दर्शन कर सकते हैं और जो ये भौतिक जगत का नानात्व है उसी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वह साधन है जो मुक्ति दे, फंसाए नहीं, मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, आजकल तो विद्या मुक्ति नहीं, फंसाने का ज़्यादा साधन हो गया है। बेचारा पढ़ लिख लिया तो सबसे ज़्यादा परेशान वही है। अब नौकरी भर्ती की तैयारी करे, उसके बाद भर्ती की इंतज़ार करे, भर्ती के फॉर्म भरे, रिक्रूटमेंट देखे, उसके बाद तमाम 4-5 साल फंसा उसी में रहे। तो आजकल तो विद्या मुक्ति के बजाय फंसाने का ज़्यादा साधन हो रही है। चलिए, मूल रूप में विद्या क्या है? वह मुक्ति का ही साधन है। ठीक, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व का चरम विकास ही आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें व्यक्ति आत्म स्वयं के बारे में जानकारी, बार बार में आत्म अनुभूति शब्द आ रहा है तो प्रश्न आ चुका है कि वह कौन सी शिक्षा है जिसका उद्देश्य बालक में आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर आत्म अनुभूति की प्रकटीकरण है। तो आदर्शवादी। ठीक है, आत्म अनुभूति शब्द आएगा तो वो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सकता है। आत्मानुभूति कोई प्राकृतिक देन नहीं है, इसके लिए व्यक्ति को सतत अभ्यास और प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम आत्म अनुभूति या स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते थे। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए हम शब्द आत्मानुभूति शब्द कह सकते हैं। ठीक, चलिए भाई, पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनेगा आदर्शवादी शिक्षा का? तो यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो परम लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अतः पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को सम्मिलित करने पर बल देना चाहिए जिसके माध्यम से बालक को उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम, अब जब आप ईश्वर को प्राप्ति करेंगे तो आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना पड़ेगा। आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? सत्यम शिवम सुंदरम हैं, इनको भी प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो आपका सिलेबस है उसमें 3 आध्यात्मिक मूल्य क्रमशः बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। बौद्धिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और शारीरिक विज्ञान का आप दे सकते हैं। और नैतिक विकास के लिए धर्म, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और कलात्मक क्रिया के लिए विभिन्न कलाओं और संगीत का समावेश। कला मतलब जो भी आपके व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात हो रही है। ये परिभाषा आ चुकी है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। आदर्शवादी विचारक हॉर्न ने क्या लिखा कि वे सभी अनुभव, क्रियाएं तथा जीवन की परिस्थितियां जो आदर्श की पूर्णता की ओर ले जाती हैं, हमें उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। क्या कहा कि कुछ विज्ञान, कुछ कला और कुछ व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देना चाहिए, जो बालक के ज्ञानोपार्जन और जीविकोपार्जन दोनों के लिए आवश्यक हो। तो ये परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कुछ विज्ञान, कुछ कला, कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो हॉर्न महोदय ने कहा। ऊपर हॉर्न महोदय की विचारधारा आपने पढ़ी थी। ठीक है, टीपी नन, ये इंग्लैंड के नन साहब हैं जिनको मैंने मिशनरी कह दिया था, वो नहीं है। टीपी नन महोदय ये शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उन व्यक्तिगत उद्देश्यों के सबसे बड़े प्रणेता कहे जाते हैं। ये देखिए उस पर लिखा भी है, शिक्षा के व्यक्तिवादी उद्देश्य के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, परंतु पाठ्यक्रम निर्माण में वो क्या है? आदर्शवादी हो जाते हैं। अगर उद्देश्य की प्राप्ति हो तो वह व्यक्तिवादी उद्देश्य के प्रबल समर्थक हैं, जिसमें आत्मानुभूति और वो आत्माभिव्यक्ति, 2 बातें मैंने आपको बताई। आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति 2 बालक के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं।
ठीक है। सामाजिक उद्देश्य अगर आप कहें तो सामाजिक मूल्यों का विकास और इस तरीके की जो बातें होंगे वो उसके सामाजिक उद्देश्य होंगे। ठीक है। फिलहाल टीपी नंद महोदय जो हैं वह शिक्षा के व्यक्तित्ववादी मतलब व्यक्तिगत उसके विकास के लिए ज़्यादा बल देते हैं और इनको मानते हैं कि विद्यालय में 2 प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए, जो बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की उन्नति करे और दूसरा मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक स्वरूप का निर्धारण करे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी मानते हैं कि पाठ्यक्रम में स्थिरता न होकर गतिशीलता होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, प्राकृतिक वातावरण की जानकारी के लिए ऐसे विषय, आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, धर्म, दर्शन और संगीत के विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात आती है शिक्षण विधियों के बारे में और यूनिकनेस है यहाँ पर। क्या परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है शिक्षण विधियों से? आदर्शवादी क्यों? आदर्शवादी किसी विशेष शिक्षण विधि के पीछे नहीं पड़ते। बटलर लिख भी रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, कहते हैं कि आदर्शवादी अपने को शिक्षण पद्धति का निर्माणकर्ता तथा निर्धारक समझते हैं। वे किसी एक विधि के भक्त नहीं बनना चाहते। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा है कि आदर्शवादी शिक्षा की कोई निश्चित शिक्षण विधि नहीं है। यही इसकी आलोचना का कारण बन जाती है। परंतु आलोचना का जवाब देते हुए आदर्शवादी कहते हैं कि जब एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो यह गौड़ हो जाता है कि किन पद्धतियों का सहारा लेकर के आपने उस उद्देश्य का पालन किया। जब आपने एक बार टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ये बनना है, ये मुझे प्राप्त करना है, तो उस प्राप्त करने के लिए हमें जिन भी परिस्थितियों, विधियों और युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है वह हम सभी कार्य व्यवहार करते हैं। तो इसी धारणा को आदर्शवादी मानते हैं कि एक बार उद्देश्य प्रबल है तो कौन सी पद्धतियां प्रयोग की जाएं, यह समय पर अपने आप विकसित हो जाती हैं। फिर भी हम देखते हैं कि स्वाध्याय, नाटक और वार्तालाप विधियों का प्रयोग किया गया। उसी समय सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि प्रचलित हुई, अरस्तु की आगमन निगमन विधि प्रचलित हुई, हर्बर्ट की निर्देश विधि प्रचलित हुई, फ्रोबेल की खेल विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवर्त विधि, प्लेटो संवाद विधि, हीगल की तर्क विधि और रेन रिकॉर्ड की सरल से जटिल की ओर। ठीक है। हर्बर्ट के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया कि उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए पंचपदी का सहारा लिया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस दार्शनिक ने शिक्षा में पंचपदी पद्धति को प्रारंभ करने का काम किया, तो वो हर्बर्ट है। ठीक है। और पेस्टोलॉजी की जो विधि है, अभ्यास या आवर्ती विधि, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि मस्तिष्क के विकास के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा जैसा बालक का विकास हो रहा है मस्तिष्क का, उस आधार पर होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी विधि को आन सांग के नाम से पुकारा। ठीक है। तो आन सांग शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? पेस्टोलॉजी। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षक की अवधारणा क्या है। कंप्लीट होने वाला है। शिक्षक की अवधारणा के रूप में शिक्षक का स्थान कैसा है? तो आदर्शवादी शिक्षा का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि मानते हैं। इस बात पर प्रकृतिवादी इनसे समर्थक नहीं है। इस बात पर प्रयोजनवादी भी इनसे समर्थक नहीं है। परंतु शिक्षक का स्थान आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है। भारतीय आदर्शवाद में तो शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान या त्रिदेव की संज्ञा दे रखी गई है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षा में शिक्षक छात्र के जीवन का मार्गदर्शक होता है। इसीलिए शिक्षक के आचार व्यवहार ऐसे होने चाहिए जिनका पालन करके छात्र अपने जीवन में उन आदर्श व्यवहारों को शामिल कर सके। तो शिक्षक के अत्यधिक महत्व के कारण, शिक्षक पर इतना जोर देने के कारण जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहलाती है। तो प्रश्न आपके लिए बन गया यहाँ पर सीधे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति, किस विचारधारा को हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा के रूप में किस दार्शनिक विचारधारा की शिक्षा को हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा का नाम दे सकते हैं? तो वो हमारी आदर्शवादी विचारधारा है। रॉस ने लिखा कि एक प्रकृतिवादी केवल कांटों को देखकर ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब का पुष्प देखना चाहता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से बालक को जो अपनी प्रकृति के नियमों को अनुसार विकसित होता है उसे उच्चता तक पहुंचाने में सहायता देता है।
जहाँ तक वह स्वयं नहीं पहुँच सकता। प्रगतिवादी कहते हैं जितनी उसकी योग्यता क्षमता उसको छोड़ दो, अपने हिसाब से विकसित होने दो। लेकिन आदर्शवादी कहते हैं कि जब उस कली में पुष्प बनने की योग्यता है तो क्यों वह हम उस योग्यता क्षमता का क्यों ना उसे भान कराएं। शिक्षक होने के नाते हम क्यों ना उस बालक को उच्चता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। जहाँ तक वो अपने ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता, उसे किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसको आपने मनोविज्ञान में इसके फोल्डिंग के नाम से पढ़ रखा है। वाइगोत्स्की का जब सिद्धांत पढ़ते हैं। विद्यालय की अवधारणा के रूप में आदर्शवाद के अनुयायी स्कूल तथा उसके प्रभावशाली वातावरण को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। और आपने जो देखा कि जिस प्रकार से मैंने प्रारंभ में उदाहरण देकर बताया था कि एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर नियमित वेशभूषा है, नियमित समय है, नियमित कुछ अनुशासन के नियम हैं, नियमित स्थान है और सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से सामने देखने को मिल रही हैं, वह एक आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था के रूप में, वह एक आदर्शवादी विद्यालय के रूप में माना जा सकता है। अनुशासन क्या है भाई? क्या डंडा का समर्थन करता है क्या ये? तो देखें, कहते हैं कि आदर्शवाद में अनुशासन को उपयुक्त शिक्षा के लिए आवश्यक तो माना जाता है। थॉमस तथा लैंग ने लिखा भी है कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। किसने कहा? थॉमस एवं लैंग ने। क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। परंतु यहाँ पर डंडे वाला अनुशासन नहीं है, दमनात्मक अनुशासन न होकर कौन सा अनुशासन है? प्रभावात्मक अनुशासन। शिक्षक अपने आचार व्यवहार से बालक को इस प्रकार से प्रभावित करे जिससे बालक स्वयं आत्मानुशासित होकर के प्रभावात्मक अनुशासन यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन की स्थापना के लिए आत्मा प्रेरित रुचि के विकास से ही संभव है। उसका जो स्वयं से ही विकास अगर अनुशासन करना चाहता है तो ही आप करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डंडे के दम पर आप नहीं कर सकते। प्रोफेसर हॉर्न महोदय लिखते हैं कि अनुशासन का प्रारंभ बाह्य रूप से तो होता है, परंतु अंत जो होगा वो आत्मनियंत्रण द्वारा आंतरिक रूप से ही हो सकता है। इस प्रकार से अनुशासन की अवधारणा हम सभी ने देखी। पूरे अध्ययन पद्धति को पढ़ने के पश्चात इसका हम अगर मूल्यांकन कर लें तो हम इसके गुण और दोष की चर्चा करते हुए कह सकते हैं कि उत्तम चरित्र निर्माण इस आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था का गुण है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कहीं कहीं पर तो बिना उद्देश्य के शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है, जैसी परिस्थिति आएगी, परंतु आदर्शवादी शिक्षा उद्देश्यों के निर्धारण में मान्यता रखती है। आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का यहाँ प्रतिपादन होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के समान महत्व रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा योजना में न शिक्षक को बहुत ज़्यादा न शिक्षार्थी को, दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। और अगर दोष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मानुभूति और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति ऐसे उद्देश्य हैं जो बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा के जो उद्देश्य अमूर्त या काफ़ी सूक्ष्म है, जिनको जानने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति मैंने आपको बता दिया। स्पष्ट शिक्षण विधि का प्रतिपादन न होना, ये सारी पद्धतियाँ जो हैं ये आदर्शवादी शिक्षा के दोष के रूप में मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी ने आदर्शवाद आज कंप्लीट किया। प्रकृतिवाद, इसके बाद यथार्थवाद आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि विकास का जो क्रम है वो यही है। सबसे पहले आध्यात्मिक मूल्य, फिर अध्यात्म विज्ञान जुड़ा, फिर उसके बाद आया प्रकृतिवाद, फिर प्रकृतिवाद के बाद प्रयोजनवाद, फिर आगे की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई हैं। तो इसके बाद मैं आपको यथार्थवाद पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहिए, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।